बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सेट नंबर तीसरा देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं दो प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। दोस्तों उसी पहले जो दो प्रैक्टिस सेट करवाया हूं उसी की तरह यह भी सेट है। इसमें दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ के फिर ऑप्शन बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं 1 या 2 सेकंड के लिए रुक जाऊंगा। उसी के अंदर आप इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में या फिर अपना कॉपी लेके बैठ जाइए, जिसमें आप लोग इसका आंसर तुरंत बना लीजिएगा तथा वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नानुसारिक है। चार जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इनमें से निम्नानुसारिक जो शब्द है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है दोस्तों आंचल, ऑप्शन बी है कंचन, ऑप्शन सी अंतःकरण, ऑप्शन डी है इच्छा। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है निम्नानुसारिक है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आइए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। ऑप्शन ए जो दिया है दोस्तों आंचल, ये आंचल शब्द जो है दोस्तों यह अनुनासिक शब्द है। और जो ऑप्शन बी दिया गया कंचन, ये दोस्तों अनुस्वार के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन सी जो दिया गया दोस्तों अतःकरण, ये अतःकरण जो है दोस्तों आपका विसर्ग के अंतर्गत आता है। और जो ये डी दिया गया दोस्तों, डी है आपका इच्छा। इच्छा जो शब्द है दोस्तों ये आपका निम्नानुसारिक शब्द है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ ध्वनि है। जो ओष्ठ ध्वनि है इनमें से कौन सा है उसको बताना है। च छ ज झ ञ प फ ब भ म ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। ऑप्शन दिए गए चार ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि ओष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ओष्ठ ध्वनि होगा। जो प वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आता है दोस्तों, ये आपका ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। ये च जो है दोस्तों आपका तालुक के अंतर्गत आता है। और जो ट है दोस्तों, ट आपका आता है मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत। और जो ये डी दिया है त वर्ग जो है, ये दोस्तों वर्ग में इसको पढ़ेंगे। तो आपका त वर्ग जो है दंत्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प वर्ग जो है दोस्तों ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जलज है। जलज क्या है दोस्तों ये बताना है। निरर्थक शब्द, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, देशज शब्द। तो दोस्तों आपको जो बताना है जलज शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो जलज शब्द है वह एकरूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। निरर्थक शब्द के अंतर्गत होता है दोस्तों जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। रूढ़ जो है दोस्तों एकदम पुराने समय में जो चलता था, जो पुराने जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। और देशज जो है दोस्तों दो देसी भाषा में जो देसी बोली चाली के भाषा में जो शब्द बन के आया उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बपोती संज्ञा है। मतलब जो बपोती है यह कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बपोती दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु स्थान की जाति को बताता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति या स्थान का बोध करवाता है। समूह जो किसी समूह को बोध करवाता है उसे समूहवाचक कहता है। भाव जो है जैसे बपोती, या जो बाप की संपत्ति है, बाप की जो जायदाद है उसके बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बपोती जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भूतकाल का भेद नहीं है। ये जो 3 दिया गया दोस्तों, इनमें से कौन सा भूतकाल का भाग या भेद या पार्ट हिस्सा नहीं है उसको बताना। ऑप्शन ए है दोस्तों असंदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी है दोस्तों आसन्न भूतकाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताना है आपको, तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आपने बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो असंदिग्ध भूतकाल है यह जो है भूतकाल का भेद नहीं है। जो संदिग्ध, अपूर्ण और आसन्न भूतकाल जो है ये दोस्तों भूतकाल का प्रकार है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, असंदिग्ध भूतकाल का भेद नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक आवे के बर्तन का अभिप्राय है। एक आवे के बर्तन का अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों एकता में बल है, समान धर्म का पालन करना, ऑप्शन सी है सब एक जैसे, और डी है एकता में अनेकता। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसका जो इनमें से जो एक आवे के बर्तन, इसमें से इसका कौन सा अर्थ होगा उसको आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप बना लीजिए। तो दोस्तों इसका एक आवे के बर्तन, इसका मतलब एक ही जैसा बर्तन होगा, यानी कि सब एक जैसे आदमी या कोई भी चीज को, समूह को बोलेंगे तो उसे हम एक मुहावरे के रूप में एक आवे के बर्तन बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पलक लगना का अर्थ क्या है। ये जो मुहावरा दिया गया पलक लगना, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है दोस्तों प्यार होना, ऑप्शन बी है नींद आना, ऑप्शन सी है आंखें बंद कर लेना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पलक लगना का सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पलक लगने का अर्थ जो है आंखें बंद कर लेना, जो है पलक लगने का सही अर्थ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनागत अशुद्धियां जो प्रायः देखने में मिलती है या उनमें होगा दोस्तों, उनकी अशुद्धियां पहचान कर शुद्ध वाक्य पर टिक कीजिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अभियोग चलाया जाता है, ऑप्शन बी है अभियोग लगाया जाता है, ऑप्शन सी है अभियोग मढ़ा जाता है, ऑप्शन डी है अभियोग आरोपित होता है। जो दोस्तों इसमें पूछा गया है, जो रचनागत अशुद्धियां है जो प्रायः देखने को मिलता है, उनमें से अशुद्धियां पहचान कर शुद्ध वाक्य पर टिके, में से जो अशुद्ध है यानी कि शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूं। तो दोस्तों क्या है, अभियोग जो है चलाया नहीं जाता है दोस्तों, और ना ही अभियोग मढ़ा जाता है, और ना ही किसी पर आरोपित किया जाता है। जो अभियोग है दोस्तों यह एक संज्ञा है जिसको दोस्तों लगाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभियोग लगाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको पूछा है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन ए है दोस्तों संक्षेप, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है विग्रह, ऑप्शन डी है विच्छेद। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। समास का दोस्तों सही अर्थ होगा संक्षेप। संक्षेप जो है दोस्तों समास का सही अर्थ है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, समास के प्रकार कितने होते हैं वो आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो समास है दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आइए समास को देख लेते हैं। समास के प्रकार को, पहला है दोस्तों 6 प्रकार, जिसे पहले में है अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, और चौथा द्विगु समास, तीसरा 5वां है दोस्तों द्वंद्व समास, और 6वां है बहुब्रीहि समास। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देशांतर में कौन सा समास है। आपको बताना है देशांतर में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है क्रमधारय समास। तो पहले तो दोस्तों आप लोग देशांतर का समास विग्रह करना सीख लीजिए। उसके बाद इसका परिभाषा समझ के फिर इसका आंसर दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों क्रमधारय समास। देशांतर यानी कि दोस्तों इसका ये अर्थ होगा देशों में अंतर, समास विग्रह। तो यह होगा दोस्तों क्रमधारय समास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो नेत्री शब्द का दोस्तों पुल्लिंग क्या है? ये दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों नेता, ऑप्शन बी है नेत्री, ऑप्शन सी है नेतिन, ऑप्शन डी है नेताइन। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट से बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो नेत्री का दोस्तों पुल्लिंग शब्द है वो है नेता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में जो दोस्तों कौन सा संधि का इस्तेमाल किया गया है उसको आपको बताना है, या कौन सा संधि होगा सदैव का। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है विषय संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद पहले कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों सदैव का सदाधन योग, और ये दोस्तों आपका विधि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। इसमें भी दोस्तों एक शॉर्टकट बताता हूँ इसका ट्रिक, जिसमें अय की मात्रा आता है वह दोस्तों अधिकतर दोस्तों आपका वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन में दोस्तों कौन सा संधि आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट ऑप्शन दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो दोस्तों तपोवन में प्रयुक्त संधि है, पहले इसका विच्छेद कर लेते हैं। तपोवन का होगा दोस्तों तपा धन वन, और ये जो दोस्तों आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? जो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम किस प्रकार का शब्द है बताना है आपको। ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है अव्यय, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रेम शब्द है दोस्तों यह एक भाव को व्यतीत प्रतीक है, तो एक भाव को व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों एकार्थक शब्द, ऑप्शन बी है युग्म शब्द, ऑप्शन सी है प्रतिशब्द, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द का मतलब होगा दोस्तों प्रति शब्द, यानी कि प्रति शब्द जो एक जैसा होता है, एक ही अर्थ होता है जिसका, उसे दोस्तों हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रतिशब्द। प्रतिशब्द जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी शब्द चुनिए। जो हरकत है दोस्तों इसका अनेकार्थी शब्द आपको कौन सा होगा इसमें से बताना। ऑप्शन जो दिया गया इसमें से ऑप्शन ए दोस्तों सेहत और छुटकारा, ऑप्शन डी है दंड और सजा, ऑप्शन सी है दोस्तों नतीजा और फल, ऑप्शन डी है दोस्तों गति और चेष्टा। हरकत का जो दोस्तों अनेकार्थी शब्द बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों हम लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हरकत शब्द का दोस्तों अनेकार्थी शब्द है वह है दोस्तों गति और चेष्टा। इसका भी दोस्तों जो अर्थ होता है वह हरकत होता है या कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है दोस्तों खू, ऑप्शन बी है बू, ऑप्शन सी है दोस्तों खुश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दोस्तों जो उपसर्ग और प्रत्यय होता है ये दोनों को दोस्तों अलग करने का साधारण सा तरीका ये होता है कि दोनों का जो है दोस्तों एक जैसे उपसर्ग में दोस्तों जो सामने का जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। उसी तरह दोस्तों प्रत्यय में जो पीछे का जो दोस्तों एक शब्द होगा उसका भी एक सार्थक अर्थ होगा, तो उसे हम प्रत्यय कहेंगे। तो दोस्तों इसका जैसे खुशबू है, तो खुशबू में दोस्तों खुश रहना या खुश होना यह एक सार्थक अर्थ है, तो इसे अनेक उपसर्ग होगा दोस्तों इसमें से खुश। तो ऑप्शन ए सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा खुश। अब बू जो है दोस्तों इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसे हम प्रत्यय शब्द कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक शब्द कितने शब्दों से बना है? प्रत्येक शब्द जो है दोस्तों कितने शब्द से मिलकर बना है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो बहुत ही दोस्तों इसका साधारण सा अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यय का दोस्तों जो शब्द होगा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन आय। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग सही से बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, साल दर साल किस समास का उदाहरण है? जो साल दर साल है दोस्तों किस समास का उदाहरण है या कहते हैं उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है क्रमधारय समास, ऑप्शन डी है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी है दोस्तों द्वंद्व समास। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अपना नोट कॉपी जिसमें बना रहे हैं उसमें बना लीजिए, उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर बना लिए होंगे। जो साल दर साल है दोस्तों यह एक अव्ययीभाव समास है। इसमें दोस्तों साल और दर और साल यानी साल दर साल यानी लगातार। तो दोस्तों इसमें अव्ययीभाव समास होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है दोस्तों द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो द्वंद्व समास के दोस्तों 3 भेद होते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो द्वंद्व समास है दोस्तों इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद जो कि है दोस्तों पहला है दोस्तों इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा है एकशेष द्वंद्व और तीसरा है दोस्तों समाहार द्वंद्व। ये 3 भेद है दोस्तों इतरेत्तर, एकशेष और समाहार द्वंद्व। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द, यानी कि जो जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसके लिए आपको एक शब्द बताना है ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है दोस्तों निवारण, ऑप्शन बी है अनिवारण, ऑप्शन सी है अनिर्णित, ऑप्शन डी है अनिवार्य। जो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। जो जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों का सही आंसर जो होगा जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है उसे हम दोस्तों अनिवार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा अनिवार्य। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? आपको संज्ञा जो है किस प्रकार शब्द बताना है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन ए है दोस्तों अविकारी, ऑप्शन बी है अविकारी, ऑप्शन सी है सविकारी, ऑप्शन डी है दोस्तों निर्विकारी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो संज्ञा शब्द है दोस्तों यह एक विकारी शब्द है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां, माँ ने बच्चे को बुलाया यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को बुलाया या किस कारक का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है करण कारक, ऑप्शन डी है दोस्तों अपादान कारक। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए या अपना आंसर नोट में बना लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। माँ ने बच्चे को बुलाया, इसमें दोस्तों को जो है आपका कर्म को बताता है, यानी माँ के कर्म को बताता है कि वो बच्चे को बुला रहा है। तो इसमें को इसका होगा यानी कि कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म कारक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? जो नीचवाचक व सर्वनाम का प्रयोग है, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों इनमें से किसमें कौन से वाक्य में किया गया है आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। इसके बाद आप लोग इसका दोस्तों ऑप्शन देख के इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में नोट कॉपी में दे दीजिए। उसके बाद इसका मैं सही से बताऊंगा। ऑप्शन ए दोस्तों अपने से क्या छिपाना, ऑप्शन बी है भगवान मुझे अपना ले, ऑप्शन सी है मैं आप ही चला जाऊंगा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। निजवाचक का मतलब होता है दोस्तों स्वयं के बारे में बताना है या स्वयं किस काम को करना है या कर्म को करना है तो उसको आपको बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। तो ये यानी कि स्वयं को बताता है, स्वयं खुद को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, असंख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जो असंख्यावाचक सॉरी दोस्तों अब बता रहा हूँ, संख्यावाचक विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। जो संख्यावाचक विशेषण है वह दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों वैसे तो व्यापक में इसका आंसर 3 लिया है, लेकिन किताबों में और बहुत जगह सोर्सेज में दिया गया 2, जो निश्चितवाचक है और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक है। ये दोस्तों दो भेद बताए गए हैं संख्यावाचक विशेषण के। तो आप लोग एक बार इसको करेक्शन कर लीजिएगा या कहीं से खोज कर सही आंसर दोस्तों मेरे को भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यदि किसी को इसका सही आंसर पता है तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? जो दुखी होना है किस क्रिया का उदाहरण है, ये ऑप्शन में दिया गया है, इसमें सबको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों सहायक क्रिया, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी है नामबोधक क्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो दुखी होना दोस्तों या किस प्रकार का भाव को प्रकट करता है आपको बताना है, या किस प्रकार का उदाहरण आपको बताना। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दुखी होना जो है दोस्तों यह नामबोधक क्रिया है, अतः इसी के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन 28वां, जीवन में वाक्य का महत्व क्या है? आपको वाक्य का महत्व बताना है जीवन में। ऑप्शन ए है अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए, ऑप्शन बी है अन्य से अपने को अलग करने के लिए, ऑप्शन सी है दोस्तों अपने भावों को अभिव्यक्ति करने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है दोस्तों जीवन में वाक्य का क्या महत्व है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो तरीका होता है वह जीवन में वाक्य का महत्व को दर्शाता है, या जीवन के वाक्य में जो महत्व है उसे उसके अंतर्गत दोस्तों हम ये बता सकते हैं कि अपने भावों को जो अभिव्यक्त करते हैं या व्यक्त करते हैं वो दोस्तों जीवन के वाक्य का एक महत्व के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताना है दोस्तों। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है आपके 8 भेद होते हैं, जो कि है दोस्तों पहला है दोस्तों विधानवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर, और बी है दोस्तों निषेधवाचक, सी है आज्ञावाचक, डी है प्रश्नवाचक, ई है दोस्तों इच्छावाचक, और दोस्तों 6वां संदेहवाचक, 7वां दोस्तों विस्मयवाचक और 8वां है दोस्तों संकेतवाचक। तो दोस्तों ये अर्थ के आधार पर है, जबकि दोस्तों और एक होता है इसका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर दोस्तों इसके 3 भेद होते हैं, जिसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं, और दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा दोस्तों मिश्रित वाक्य। ये दोस्तों रचना के आधार पर है, और जो अर्थ के आधार पर वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? मतलब जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है, इसमें जो पानी बरसता है या क्या है आपको ये अर्थ के आधार पर बताना है। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों पदबंध, ऑप्शन बी है समस्त पद, ऑप्शन सी है विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी कि जो पानी बरसता है तब मेढक खेलते हैं, या जो पानी बरसना हुआ यह क्रिया और विशेषण का एक उपवाक्य है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31वां, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है। जो वाक्य में दोस्तों पदक्रम का सबसे साधारण नियम क्या है आपको बताना है। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। ऑप्शन ए दोस्तों पहले कर्ता फिर कर्म पर क्रिया, ऑप्शन बी है पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता क्रिया, ऑप्शन सी है दोस्तों पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम क्या है, यानी किसी वाक्य को जो लिखा जाता है, गढ़ा जाता है, तो किस नियम के आधार पर करते हैं, उसको आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों एक सही क्रम होगा ऑप्शन ए जो दिया गया है, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, यानी जो कर्ता है वह कर्म करता, कर्ता ने कर्म को अपादान से या क्रिया से, यानी कि कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ये जो साधारण वाक्य का नियम होता है बनाने का, लिखने का, गढ़ने का, उसे हम कहते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। चलिए दोस्तों अगला आगे क्यों चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। ऑप्शन बी है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। ऑप्शन सी है दोस्तों, महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका आशा करता हूँ सही आंसर आप लोग बना लिए होंगे, आप लोग को आता होगा। तो इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यह जो वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, यह एक मिश्र वाक्य है। दोस्तों वाक्य 3 टाइप के होते हैं, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और सरल। मिश्र, सरल और संयुक्त, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के वाक्य होता है जिसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो मिश्र वाक्य है दोस्तों, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। मिश्र वाक्य एक साधारण सा तरीका है दोस्तों, अल्प विराम या पूर्ण विराम किसी वाक्य में दिया रहेगा तो वह दोस्तों मिश्र वाक्य होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जो घड़ों पानी पड़ जाना या मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। स्नान, ऑप्शन ए है स्नान करना, ऑप्शन बी है परेशान होना, ऑप्शन सी है अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन डी है सिर पर पानी डालना। स्नान करना, परेशान होना, अत्यंत लज्जित होना, सिर पर पानी डालना। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो घड़ों पानी पड़ना मुहावरा है, इसका सही अर्थ होगा दोस्तों अत्यंत लज्जित होना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बांसों उछालना का सही अर्थ आपको बताना है। नीचे से ऊपर चढ़ना, बहुत खुशी होना, ऑप्शन सी है पागल होना, ऑप्शन डी है उछल कूद करना। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। बांसों उछलना दोस्तों इसका सही मुहावरा होगा, मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत खुशी होना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैंट। ये जो कहावत दिया गया है दोस्तों, इसका आपको सही अर्थ बताना है इन ऑप्शन में से। ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन नंबर ए पानी में गोता लगाना, ऑप्शन बी है पानी में डूबना, ऑप्शन सी है परिश्रम का फल अवश्य मिलना, ऑप्शन डी है मेहनत नहीं करना। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन, जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैंट, यानी कि दोस्तों जितना ज्यादा आप ढूंढेंगे या गहरे पानी में जाकर, यानी जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपका फल मतलब गहरे पानी पैंट, यानी कि वहां पे मोती आपको मिलना ही मिलना है। तो यानी कि जितना ज्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37वां, नहीं क्वेश्चन नंबर 36वां है दोस्तों। आगे नाथ ना पीछे पगहा, कहावत का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। आगे नाथ ना पीछे पगहा। ऑप्शन ए है दोस्तों काम करने पर उतारू होना, ऑप्शन बी है एक काम से दूसरा काम होना, ऑप्शन सी है अपनी बुराई ना देखना, ऑप्शन डी है दोस्तों किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा आगे ना था पीछे भगा, किसी तरह का कोई जिम्मेदारी ना होना,
उसे हम आगे नादना पीछे पगवा कहावत के अनुसार कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां है, वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। जो वास्तविक मूल्य है उससे अधिक जो लिया जाता है, यानी कि ब्याज भी बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया अति शुल्क, ऑप्शन बी है अधिशुल्क, ऑप्शन सी है अपशुल्क, ऑप्शन डी है आधि शुल्क। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अधिशुल्क। जो दोस्तों वास्तविक मूल्य जो रहता है उससे अधिक जो चुकाया जाता है, दिया जाता है, उसे हम अधिशुल्क कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। जो मूल स्वर के समूह है उसको आपको चिन्हित करना है। इसमें से मूल शब्द कौन सा है, स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए है दोस्तों आ ई ए, ऑप्शन बी है ई ऊ ओ, ऑप्शन सी है आ ई उ, ऑप्शन डी है उ औ ए। तो इसका जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जो मूल स्वर कौन सा आपको बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो अ, ई और उ है, ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों मूल स्वर होते हैं। तो अतः इसका सही आंसर होगा दोस्तों 38वां का अ ई उ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39वां, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। वर्तनी का संबंध निम्न में से ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, ऑप्शन बी है वाक्य संरचना से, ऑप्शन सी है कारक रचना से, ऑप्शन डी है दोस्तों संधि से। जो भाषागत ध्वनियां है उसका उच्चारण दोस्तों कहाँ से होता है आपको बताना है। नहीं मतलब वर्तनी का संबंध दोस्तों निम्न में से किससे है, सॉरी वर्तनी का संबंध किससे आपको बताना है। ऑप्शन ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, ऑप्शन बी है वाक्य संरचना से, ऑप्शन सी है कारक संरचना से, ऑप्शन डी है संधि से। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से जो है वर्तनी का संबंध होता है। यानी कि दोस्तों हम लोग वर्तनी शुद्ध तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम उच्चारण लोकल बोलीचाली की भाषा में जो शब्द बोलते हैं उसका सही से हम लोग उच्चारण करें। उसका आधार उसी के आधार पर दोस्तों हम लोग को वर्तनी का निर्धारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषागत ध्वनि के उच्चारण से। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, दही। दही शब्द का लिंग क्या है। यानी कि दही दोस्तों या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसक सब लिंग क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग जल्दी से बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो दही है दोस्तों यह पुल्लिंग शब्द है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग सही बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41वां है, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे। जो प्राण और अक्षत है दोनों, इन दोनों को शब्दों को दोस्तों किस वचन के अंतर्गत रखेंगे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दोस्तों एक वचन, ऑप्शन बी है द्विवचन, ऑप्शन सी है बहुवचन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्राण और अक्षत दोस्तों इनमें से दोनों में से कौन सा वचन के अंतर्गत आता है उसको आपको बताना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। जो प्राण और अक्षत जो है दोस्तों, यह दोस्तों आपका बहुवचन के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्राण और अक्षत जो है दोस्तों एक बहुवचन शब्द है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है। निषिद्ध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों नि धन सिद्ध, ऑप्शन बी है निर धन सिद्ध, ऑप्शन सी है निस धन ध, ऑप्शन डी नि धन सिद्ध। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों जो निषिद्ध शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी नि धन सिद्ध, इसका सही आंसर होगा, सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग सही से बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3। जो 3 जो रचना के आधार पर शब्दों को 3 उसमें रखा गया है, जो कि दोस्तों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44वां, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है। जो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12,
ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है दोस्तों 20। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। दोस्तों इसमें जो है इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो हिंदी में प्रयुक्त होने संस्कृत वाले उपसर्ग है दोस्तों, उसकी संख्या जो है 13-14 के आसपास है, तो इसमें आंसर नहीं दिया है। इसका आंसर होगा 13-14। दोस्तों वो हिंदी उपसर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ, या उसका प्रकार को, जो कि है दोस्तों अ, अन, क, कु, दु, नी, औ, या औ, या भर, या छोटा सु, या अध, या उन, पर, या बिन। जो ये लगभग 13-14 है दोस्तों इसके प्रकार, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इनमें से दोस्तों इसका कोई नहीं होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। तो इसके बारे में जो भी जानकारी जानते हैं दोस्तों 44वां क्वेश्चन के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा डिटेल में दीजिएगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 45। कालीन किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। कालीन जो है दोस्तों किस भाषा परिवार का शब्द है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों अरबी, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है दोस्तों चीनी। दोस्तों ये जो भाषा का प्रयोग हमारे भारत में इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों हमारे इतिहास में समय समय पर सभी देशों के राजाओं ने आके यहाँ पे शासन किया है, तो या शासकों ने यहाँ पे शासन किया है। तो हमारे भारत प्रदेश के जो बोली है या भाषा है हिंदी भाषा, उसमें सभी भाषाओं में से कुछ कुछ भाषाओं का शब्दों का प्रयोग किया गया, इसीलिए दोस्तों इसमें इस भाषा परिवार का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि कालीन जो है दोस्तों किस भाषा परिवार का शब्द आपको बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो जो कालीन शब्द है दोस्तों यह तुर्की भाषा परिवार का शब्द है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो इसको आप लोग ज़्यादा मत सोचा कीजिए। क्या है दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब अच्छे से या क्वांटिटी ज़्यादा रहता है और क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहता है तो समय लगता ही है। तो आप लोग दोस्तों पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 2 से 3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, इसको एक टेस्ट सीरीज के रूप में लीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते इसका आंसर दोस्तों आप लोग मन मस्तिष्क में सोच लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर और दे दीजिएगा। तो इससे दोस्तों आपको हिंदी के प्रति आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा तथा आपका तैयारी परीक्षा का दृष्टि से काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।